जय हिंद प्यारे साथियों। 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी जो कि सीएसआईआर सीएलआरआई की तरफ से कहीं ना कहीं निकल कर आ चुकी है। सीएसआईआर सीएलआरआई मतलब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों को 2025 में बम्पर पोस्टों पे कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। साथियों, मैं जो बात कर रहा हूँ सीएसआईआर सीएलआरआई, ये जो इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में अवस्थित है और इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं टेक्नीशियन के पदों पे बम्पर पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी नोटिफिकेशन भी अगर बात करें तो नोटिफिकेशन भी फुल्ली आउट कर दी गई है। जिसमें आप लोग की क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो 10th, उसके बाद अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिस पे आप लोग का 12th का क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 10th प्लस आईटीआई या तो अगर आप लोग 12th करके अभी अपने जॉब की तलाश में बैठे हुए हैं तो आप लोग के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग अपनी सिलेक्शन को ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सीएसआईआर सीएलआरआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फॉर्म की एप्लीकेशन की डेट जो है वो कब से कब तक होने वाली है और क्या क्या क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा जिसके बाद आपका सिलेक्शन सीएसआईआर सीएलआरआई के अंतर्गत होने वाला है। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि सीएसआईआर सीएलआरआई जो है ये चेन्नई में कहीं ना कहीं अवस्थित है। तो चेन्नई में आप लोग को ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसको ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अगर सैलरी की बात कर ले तो पे स्केल भी आप लोग का कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर होने वाला है, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं दो स्केल में देखने को मिलने वाला है। तो वो जो पे स्केल होगा वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग पे स्केल होने वाला है और उसके बाद अगर टेक्नीशियन की बात कर ले तो उसके लिए पे स्केल अलग होने वाली है। तो दो पोस्टों पर कहीं ना कहीं वैकेंसी को रिलीज किया गया है और उसमें आपको सैलरी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं 60,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो हम सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे डिटेल में देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि हम जो ऐसे नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दे ताकि अगर वो भी सीएसआईआर सीएलआरआई में जाना चाहें या तो उन्हें भी किसी भी प्रकार के जो भी जॉब के नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी जानकारी चाहिए तो वो भी इस चैनल पे जुड़ करके उन्हें भी ये सब सारी जानकारी आसानी से मिल सके। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीएसआईआर सीएलआरआई में जो वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन के पदों पे वो कितने पोस्टों पर निकली है और कैसे इसमें आपको सिलेक्शन मिलने वाली है, किस किस स्टेज को आप लोग को क्रॉस करना होगा तब जाके आप लोग इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। हमने आपको क्वालिफिकेशन की बात पहले ही बता दी कि 10th प्लस अगर आप आईटीआई रखे हैं या तो आपके पास 12th की डिग्री है, क्या है 12th की डिग्री है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे हाथों में नोटिफिकेशन है ये सीएसआईआर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएलआरआई के माध्यम से निकाली गई है, जो कि आपकी अडियार चेन्नई में लोकेशन आप लोग देख सकते हैं अवस्थित है। ठीक है, तो हम लोग अगर एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीएलआरआई मतलब कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 01/2025। ठीक है, डेट की बात कर ले तो 16/1/2025 को कहीं ना कहीं ये रिलीज की गई थी और इसकी जानकारी हम आपको आज के दिन में दे रहे हैं। तो साथियों, नोटिफिकेशन को देने में आप लोग को थोड़ी देरी हुई है क्योंकि सीएसआईआर का जो वेबसाइट था वो थोड़ा स्लो काम कर रहा था। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वहाँ से मिल नहीं पाने की वजह से हम लोग थोड़ा लेट से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग नोटिफिकेशन में और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग को जैसे ही दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप जब भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको पहले ही कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसको आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। CSIR स्ट्रेविस टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस इन सपोर्टेड स्टाफ फॉर R&D एंड वुमेन्स कैंडिडेट आर इंक्लूडेड टू अप्लाई। मतलब क्या हुआ इसका कि CSIR जो है अपने डिपार्टमेंट में जेंडर को बैलेंस करना मतलब कि पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ठीक है, तो महिलाएं इसमें ज़्यादातर अगर फॉर्म अप्लाई करती हैं तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है।
उसका दूसरा नोट्स दिया गया है, पर्सन्स विद द बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले के लिए कहा गया है, फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्रिप्टेड अंडर जीओआई। मतलब कि उनको ये भी बताया गया कि अगर आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताना है कि आप जो भी तरह से डिसेबिलिटी में पाए जाते हैं वो पूरा जानकारी आपको सीएसआईआर में देना होगा। तो ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि महिलाओं के लिए ये ज़्यादा प्रिफेयर दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं तो उनको पहले ही क्लियरली पूरा जीओआई के माध्यम से इनको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ले जो इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाली है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट होगा, स्टार्टिंग डेट, वो 17/1/2025 से कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 17/1/2025 से कहीं ना कहीं ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वेबसाइट थोड़ी स्लो काम कर रही है। इसके अलावा बात कर ले तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 16/2/2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलअप करने के लिए कहीं ना कहीं 1 महीने का समय दे रहे हैं। तो अब आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसपे अब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, हम आगे की बात बताने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपको बताया गया है कि CLRI मतलब कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में केवल और केवल आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कर सकते हैं। मतलब कि ये केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। अगर आप लोग बाय पोस्ट करते हैं या तो आप लोग जा करके वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा फॉर्म आप लोग का कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये आप लोग को कहीं ना कहीं बताया गया। इसके बाद हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 स्केल में कहीं ना कहीं आप लोग का पे स्केल होने वाला है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि टेक्नीशियन पोस्ट पे भी आप लोग को वैकेंसी निकली है, और ग्रेड 2 के लिए भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकली है। टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए जो आपको दिया गया पे स्केल वो लेवल 2 का पे स्केल होने वाला है, जो कि आपको 38,483 रुपये अप्रॉक्सीमेट रखा गया है। ठीक है, और ग्रेड 2 वाले बच्चों के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच कहीं ना कहीं रखा गया है। तो ओवरऑल अगर एवरेज की बात कर ले तो कहीं ना कहीं 30,000 कहीं ना कहीं आप लोग को सैलरी मिलने ही वाली है। ठीक है, 30,000 आप लोग को सैलरी मिलने वाली है। और एज की बात कर ले तो एज क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट जो है आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कब तक आपका 28 साल होना चाहिए। तो ये लोग आप लोग देखेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप लोग की सारी बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप लोग को बताया गया अप्रोक्सीमेट ऑफ मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग HRA एप्लीकेबल ऑफ चेन्नई सिटी। मतलब कि आपको HRA भी दिया जाएगा चेन्नई सिटी के अंतर्गत, जो महंगाई भत्ता होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसका डिटेल गिवन इन पैराग्राफ 6, मतलब कि पैराग्राफ 6 को हम जब समझाएंगे तो आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक नोट और दिया गया आप लोग को कि आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट्स शुड कीप अ शॉर्ट कॉपी ऑफ द हिज हर एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने लिए निकाल कर रख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब जरूरत होने वाला है, जब आपका सिलेक्शन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी कहीं ना कहीं मांगा जाएगा। लेकिन इसमें और आपको बताया गया कि दे शुड नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि आपको हार्ड कॉपी कहीं ना कहीं सबमिट करने के बाद, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसका हार्ड कॉपी को बाय पोस्ट नहीं करना है, केवल केवल आपको निकाल कर रख लेनी है। क्योंकि जब आपको मांगा जाएगा, क्या बोला गया, विल बी आस्क्ड, अगर आपको मांगा जाता है तब जाके आप उसको देने की कोशिश करेंगे अप्रोक्सीमेट टाइम पे। ठीक है, जिस टाइम में आपको मांगा जाए, अगर नहीं मांगा जाएगा तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको CSIR की तरफ से पहले ही क्लियर कर दी गई है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया डिटेल ऑफ पोस्ट वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। आपको कहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होने वाला है, क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने वाली है, कितने पोस्ट पे किस किस डिपार्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको पोस्ट कोड मिलने वाला है जिसमें आपको ट्रेड भी दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा, और एज लिमिट क्या होने वाला है इस आपको सेक्शन में देखने को मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं SSC प्लस 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स। 55% मार्क्स से अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बोला गया है ITI सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक ट्रेड। मतलब कि अलग अलग ट्रेड आपको दिए गए हैं जिसके बारे में मैं बाय पोस्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट जो है आपको किस डिपार्टमेंट में मिलने वाला है तो वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ये 2 पोस्टों पे कहीं ना कहीं आपको 2 सीटों पे वैकेंसी देखने को मिला है। सेग्रीगेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कास्ट में आपको कहीं ना कहीं सीट दिया गया है।
उसके लिए अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल, और जबकि ओबीसी वाले बच्चों को जो अगर रिजर्वेशन के अंतर्गत आएंगे तो उनको 3 साल का रिजर्वेशन देखने को मिलने वाला है, जबकि इसमें SC ST का कोई सीट नहीं है, इसलिए SC ST के रिजर्वेशन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और उसमें बोला गया आपको कि 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट से, और 50% मार्क्स कम से 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा आपको बताया गया है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, या अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं है तो आपके पास कम से कम ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI किस ट्रेड से होना चाहिए? तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से या तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। तो इन 2 ट्रेड से अगर आप ITI कर रखे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे। अगला ट्रेड क्या है आपका, अगला जो वैकेंसी है वो किस पोस्ट पे है? तो आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दिया गया है, जो कि चेन्नई प्लांट में होने वाला है। और यहाँ पे सेग्रीगेशन भी आप लोग के कास्ट वाइज दिए गए हैं कि UR में 1 सीट, OBC EWS सभी में आपको कहीं ना कहीं सीट दिए गए हैं। अपर एज लिमिट की बात कर ले तो 28 साल की बात रखी गई है, जो कि UR वाले बच्चों के लिए होने वाली है। और जितने भी बच्चे हैं उनको अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो OBC को कहीं ना कहीं 3 साल का, SC ST वालों को 5 साल का, तो वो लोग 33 सालों तक। और जो PWD वाले बच्चे होंगे या तो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे होंगे, वो कहीं ना कहीं 41 ईयर्स तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर बात करेंगे तो हम लोग दिखाने की कोशिश करें कि आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद ITI मांगा गया है, सर्टिफिकेट जो होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट या तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। ठीक है, तो ये अगर डिपार्टमेंट में आपने ITI कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। जबकि 50% मार्क्स आपको 10th में होने चाहिए, और 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस भी आप लोग को कहीं ना कहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अगर आप लोग लेबोरेटरी में आप लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होने चाहिए, तभी आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट साइंटिस्ट के लिए ये कुछ आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया कि कहाँ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाके इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद आगे पोस्ट की बात करेंगे। अगला पोस्ट जो हमारे लिए, अगला पोस्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जिसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मतलब कि RAC के लिए पोस्ट दिया गया, जिसमें 3 सीट है, UR में 2 सीट और SC में 1 सीट। UR वाले बच्चों का अपर एज 28 साल और SC वाले बच्चों का 33 ईयर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एज रिलैक्सेशन को ऐड करने के बाद आप लोग को बताया गया है। जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि 55% मार्क्स। हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं एक ही क्वालिफिकेशन रखा गया है। और ITI होनी चाहिए आपको रिलेवेंट ट्रेड से, मतलब कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से, RAC से। ठीक है, वो नेशनल एंड स्टेट कुछ भी चलेगा, मतलब कि NCVT या तो आपका SCVT अगर ट्रेड है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया कि फुल टाइम एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें आपका अप्रेंटिसशिप को भी एलिजिबल माना गया है। अप्रेंटिसशिप का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एक्सपीरियंस के तौर पे उसको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे की अगर बात करें, अगला पोस्ट जो दिया गया आप लोग के लिए, तो अगला पोस्ट है आप लोग को ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। किसके लिए? ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर ड्राफ्टमैन वाले बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं। अपर एज आप देख सकते हैं UR में 28 साल, और OBC में आपको कहीं ना कहीं 3 साल का एज रिलैक्सेशन की मदद से 31 ईयर होने वाला है। हर जगह आपका कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन वही सेम होने वाला है। 10th में आपको 55% मार्क्स और 2 ईयर आपका कहीं ना कहीं फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिसशिप में या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ओके, आप लोग सेग्रीगेशन इधर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं हमने सीट वाइज आपको समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी में कहीं ना कहीं एक पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 28 साल UR में रखा गया है, और केवल UR में ही इसमें पोस्ट को एलिजिबल किया गया है। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें 55% मार्क्स और 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस एज द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिजियोथेरेपी ट्रेड, मतलब कि आप लोग ITI कर रखे हैं तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेग्रीगेशन यहाँ भी देखने को मिल जा रहा है। तो ये सब सारी जानकारी है जो कि मैंने आपको देने की कोशिश करी है, ये सब आप लोग को समझनी है। ये नोटिफिकेशन अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से रीड करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। छठे पोस्ट की बात कर लेंगे तो छठा पोस्ट जो है मेडिकल लैब एंड टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी निकाली गई। अपर एज 28 साल और SSC स्टैंडर्ड अगर बात करें 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स के लिए, और 2 ईयर अप्रेंटिसशिप या तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल लैब से आपने अगर टेक्नीशियन ट्रेड से कर रखी है ITI तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेग्रीगेशन आप लोग को मेडिकल ऑफिसर के लिए दिया गया है। ओके, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जितने भी ट्रेड
आपका सीट है उस पर आप देख सकते हैं नर्सिंग मिडवाइफ के लिए आप लोग को एक सीट पे, जिसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ज़्यादातर महिलाएं अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। 10th स्टैंडर्ड 55% मार्क्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आपका 2 साल का कम से कम फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट से होना चाहिए, तो आप लोगों को जनरल नर्सिंग से, मिडवाइन से एंड मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक सेक्टर से अगर आप लोगों ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी है तो आप लोग इसके लिए एक्सपीरियंस के तौर पे आपका इसका काउंटिंग किया जाएगा, आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लें तो कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के लिए आपको 2 पोस्टों पे वैकेंसी देखने को मिलने वाला है, जिसमें यूआर और ओबीसी के लिए दिया गया है। आप एज का सेग्रीगेशन यहाँ देख सकते हैं, और जिसमें आपको 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है और 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस मांगा गया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। या तो अगर आप लोगों ने कैटरिंग कर रखी है या तो हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट के ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और ये सब सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं सीट वाइज आपको जिस जिस पोस्ट पे किस किस क्वालिफिकेशन की मांग की गई है ये दिखाया गया है। उसके बाद अगर बात कर ले तो अगला पोस्ट जो है आपको लैब एनिमल होल्डिंग एंड ब्रीडिंग, इसके लिए आपको बताया गया तो एक पोस्ट पे और 28 साल तक के लिए कहीं ना कहीं रखा गया, मतलब कि यूआर पोस्ट पे कहीं ना कहीं आप लोग को वैकेंसी दी गई है। स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड पास होने वाला है। और उसके बाद फैसिलिटी एनिमल हाउसेस, मतलब कि लैब में आपको एनिमल हैंडलिंग करनी है, तो इन सब कामों से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेंगे जो कि हाउस कीपर के लिए। हाउस कीपर या तो फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्टों पे वैकेंसी है। 28 साल और 30th ईयर, मतलब कि एससी वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इसमें प्रेफरेंस रखी गई है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए इसमें सीट नहीं दी गई है। 50% मार्क्स आपको 10th में होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी बात करें तो हाउस कीपर में या तो फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट में, ऑफिस असिस्टेंट में, या तो सेम का कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं एज के हिसाब से और आपके पोस्ट के हिसाब से सारे सेग्रीगेशन दिए गए हैं। अलग अलग पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है। और उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए अगर बात करें तो एक पोस्ट पे वैकेंसी 28 ईयर आपको रखा गया है। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 50% मार्क्स है, और आईटीआई सर्टिफिकेट इन फार्मेसी ट्रेड या तो नेशनल या तो स्टेट सर्टिफिकेट एनसीबीटी या तो एससीबीटी है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। उसके अलावा अगर और मैं बात कर ले तो आपका 10th में तो 55% होना चाहिए, और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मतलब टोटल ओवरऑल की बात कर ले अगर, तो अगर आप लोग 10th पास करने के बाद 2 साल का आईटीआई रखे हुए हैं तो, या तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। अगर रिलेवेंट ट्रेड से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस या तो 2 साल का आईटीआई है तो आप लोग इस फॉर्म को लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस डिपार्टमेंट में फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है साथियों, अगर आगे की बात कर लेंगे, अगला जो पोस्ट दिया गया है नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपको 3 तरह के सेग्रीगेशन दिए गए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड, 2 साल का आपको आईटीआई, या तो आपको फिर से कहीं ना कहीं 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तब जाके आप लोग इस काम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए असिस्टेंट की जरूरत है, जिसमें कोपा ट्रेड को कहीं ना कहीं एलिजिबल किया गया है, जिसमें आप लोग सेग्रीगेशन एज के लिए भी देख सकते हैं और पूरा सेग्रीगेशन आप लोग सीट को भी देख सकते हैं कि किस कास्ट में आपको कितना सीट दिया गया है। 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए और कोपा ट्रेड से आपने PASSA ट्रेड से कहीं ना कहीं पास कर रखी हो आईटीआई, तब जाके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि इसमें 2 ट्रेड को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है, कोपा और PASSA के। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग को कुछ ट्रेड को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है। उसमें आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो आगे चल के बात करेंगे 33 ईयर और 38 ईयर, मतलब कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए और एससी वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन दिए गए हैं। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा आपको कहीं ना कहीं दिया गया है कि 2 साल का आईटीआई जो कि कोपा ट्रेड से होना चाहिए, या तो आपके पास इस ट्रेड का ऐसी क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए तो एक पोस्ट पे वैकेंसी है 28 पोस्ट के लिए। तो ये सारी पोस्टों के बारे में आपको मैंने बताने की कोशिश करी। तो बहुत सारे पोस्टों पे अगर बात करें तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। बहुत जगह पे आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आउट ऑफ द एवं मेंटेन 41 पोस्ट, 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब कि ईएसएम के लिए। उसके बाद फर्दर अमॉन्ग द फोरसेट 41 पोस्ट, मतलब कि इसमें 41 पोस्ट को कहीं ना कहीं मौका दिया गया है, जिसमें आप लोग को सारा सेग्रीगेशन हमने बताने की कोशिश करी है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होने वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए सारे बातें बताए गए कि किस किस तरह के बच्चे होने चाहिए, एचएच हैंडीकैप किस तरीके के होने चाहिए। तो ये
आपके डिपार्टमेंट वाइज किस किस बच्चे को एलिजिबल किया गया है। ऐसा नहीं कि सभी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। CLRI मतलब कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। तो ये आप लोग सेग्रीगेशन को पढ़ सकते हैं, जो कि हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको जनरल बेनिफिट्स कह सकते हैं, या तो कंडीशन अंडर काउंसिल सर्विस, मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसकी बात कर लें तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है, उसके बाद HRA मतलब कि आपको महंगाई भत्ता भी मिलने वाला है, और उसके बाद TA भी मिलने वाला है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलने वाला है, या तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलने वाला है CSIR CLRI चेन्नई के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। उसके बाद आप लोग की अगर बात कर ले तो आप लोग को बताया गया है वाला है, मतलब कि आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मेडिकल फिटनेस भी आपको दिया जाएगा, मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात करेंगे अदर कंडीशन के लिए देख ले तो अदर कंडीशन द एप्लीकेंट्स विल बी सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब कि इंडिया के बच्चे ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने की बात करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट, कि आपको कितना एज तक आपको इसके लिए एलिजिबल समझा जाएगा और कहाँ तक आपको एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो द एप्लीकेंट जो होना चाहिए वो 28 साल तक होने चाहिए। UR वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हैं कि UR वाले बच्चे 28 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद SC ST OBC के लिए कहीं ना कहीं 5 साल का छूट और 3 साल का छूट, मतलब कि OBC वाले बच्चों को 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का छूट कहीं ना कहीं मिलने वाला है। इन केस वेयर द पोस्ट आर रिजर्वेड द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, मतलब कि रिस्पेक्टेड कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं पोस्ट रिजर्व करके रख दिया गया है, पहले ही बोल दिया गया है, जिसमें कि आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आगे की ओर चलते हैं और आगे आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जबकि PWD वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं 13 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का कहीं ना कहीं 13 साल से 15 साल तक बच्चों को कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन मिलने वाला। PWD वाले बच्चों को OBC में 13 साल और SC ST में 15 साल आपको मिलने वाला है। ओके, इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेंगे, जिसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए भी दिया गया है, तो आप लोग इस सेग्रीगेशन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 16/2/2025 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 17 तारीख पहले महीने से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 17 तारीख 25 से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म को फिलअप करना, और आप लोग 16 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप लोग को कहीं ना कहीं जरूरत की जानकारी थी, जिसको मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इसके आगे अगर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन 2 प्रोसेस में होने वाला है। स्टेज 1 में आपको कहीं न कहीं ट्रेड टेस्ट होगा। इससे पहले आपकी बात करें, जो आप एप्लीकेशन करेंगे, जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको बोला गया कि सबसे पहले आपको मोड स्कीम सिलेबस सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड बेसिस ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि कैसे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आप लोग को आपके एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग किया जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल होते हैं तो आप लोग का एडमिट कार्ड ही जारी किया जाएगा, और एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसमें आपको पहले पहले ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिस भी ट्रेड से आप लोग क्वालिफाई करते हो। द कैंडिडेट्स इज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कम्युनिटी विल बी कॉल्ड ऑफ ट्रेड टेस्ट, मतलब कि ये आप लोग को ट्रेड टेस्ट जो लिया जाएगा वो केवल और केवल स्क्रीनिंग के लिए लिया जाएगा। फिर जाके आपको स्टेज 2 में कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम लिए जाएंगे। रिटन एग्जाम में आपको क्या क्या पूछे जाना है उसके बारे में बता दूं, तो स्टेज 2 में आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं OMR सीट पे आप लोग का कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है। मिनिमम क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग का कहीं ना कहीं द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो होने वाला है आपको 10th SSC प्लस ITI एंड 12th स्टैंडर्ड, मतलब कि 10th और ITI को मिला करके, और अगर 12th के बेसिस पे आप भरते हैं तो 12th के स्टैंडर्ड पे आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चन होने वाला है, जिसके लिए समय आपको कहीं ना कहीं 2.5 घंटे का समय देने वाले हैं ये लोग। उसके बाद आपको पेपर 1 में टाइम अलॉट जो होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग को स्क्रीनिंग के लिए लिया जाएगा, वो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 मार्क्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। दे विल बी नो निगेटिव मार्क्स, इसमें निगेटिव मार्क आप लोग के लिए नहीं होने वाले। तो ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बेनिफिट है, जिसमें आपको निगेटिव मार्क नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद पेपर 2 में अगर बात करें तो 30 मिनट में आपको कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होने वाला है और 75-75 मार्क्स का होने वाला है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये 150 मार्क्स का कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होने वाला है। ओके, उसके बाद 1 निगेटिव मार्क बोला गया कि 1 निगेटिव मार्क होने वाला है।
जब आप लोग पेपर 2 को देने वाले हैं। पेपर 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा, लेकिन जब पेपर 2 को देंगे तो आपको 1 नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलने वाला है। और पेपर 3 में आपको दिया गया कि टाइम अलॉटेड 1 घंटा और उसमें कॉन्डक्टेड सब्जेक्ट दिया जाएगा, जो कि आप लोग जिस ट्रेड से रिलेटेड होंगे। 50 क्वेश्चन होगा 150 नंबर का और 1 नेगेटिव मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। इस तरीके से क्या कहा गया है, तो इस तरीके के बाद आपको बताया गया है इवोल्यूशन ऑफ पेपर एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो पेपर 2 और पेपर 3 भी इवोल्यूटेड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु स्क्वायर्ड द मिनिमम देयर सोल्ड मार्क्स। मतलब कि आप लोग 2 और 3 में जिस स्टेज में जितना मार्क्स स्कोर करेंगे तो 2 और तीसरे के हिसाब से ही आपका कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। तो ये आप लोग के लिए बेहतर है। पार्ट 1 में आपको केवल स्क्रीनिंग के लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेंटोलॉजी फॉर द रिसोल्यूशन टाई केस। अगर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं तो उनका मेंटलिटी को भी चेक कर किया जाएगा। तो ये सब सारी जानकारी आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। उसके बाद आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई के लिए आप लोग को यहाँ पर बताया गया कि हाउ टू अप्लाई। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमारे दूसरे चैनल पर आप लोग को मिलने वाला है। तो आप लोग उस चैनल को फॉलो कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलने लगेगी। तो ये जानकारी हमारी ओर से। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सारी नोटिफिकेशन हिंदी में भी आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग यहाँ हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। तो हमने आपको नोटिफिकेशन को इंग्लिश में समझाने की कोशिश करी। आप लोग को ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। तो साथियों, आशा करते हैं कि CSIR CLRI में जो आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आप लोग के लिए बेहतर पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी है, इसको आप लोग फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेंगे और आप लोग इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और हमने जो आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दी, ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आशा करते हैं कि हमारी ओर से प्रोवाइड की गई जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोग को ये जो हम नोटिफिकेशन देते हैं ये किस प्रकार का लगता है। प्यारे साथियों, मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो अगले नोटिफिकेशन के साथ। और जैसे ही कोई आप लोग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।